सीए को सबसे टफेस्ट कोर्सेज में काउंट किया जाता है, बट आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टफ क्या है? सिलेबस, प्रेशर या फिर कुछ और? हर एक सीए एस्पिरेंट के 24 आवर्स कैसे होने चाहिए? लाइक व्हाट्स द आइडियल प्लान? ट्रेडिशनल सीए प्रैक्टिस को आजकल आउटडेटेड बोला जा रहा है, तो आप अग्री करते हो? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मनी? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ट फॉर्म में अपनी मनी को? I think if you don't manage your money in an optimized way, you can in long run you can really suffer from it. इंडिया में हर साल कितने लाख स्टूडेंट्स सीए बनने का सपना देखते हैं और उनमें से कुछ ही इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं और उनमें से भी कम इस ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। और रीज़न हमेशा इंटेलिजेंस नहीं होता, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, लैक ऑफ क्लैरिटी और सेल्फ डाउट, ये सब मिलकर एक साइलेंट बैटल क्रिएट कर देते हैं जिससे हर एक एस्पिरेंट गुजरता है। एंड कभी कभी एक ऐसा डाउट आता है कि कोई डिसीजन हम गलत ना ले लें जिसकी वजह से हमारा पूरा करियर ना खराब हो जाए। और इसलिए आज हमारे साथ है सीए साहिल चौधरी, जो सीए का प्रैक्टिकल ग्राइंड भी समझते हैं और इमोशनल भी। आइए आज मिलकर जानते हैं कि कैसे एक सीए स्टूडेंट अपनी जर्नी को डायरेक्शन दे सकता है। सो साहिल, वेलकम टू दिस शो। ओके, सो हम एक बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो ये सीए बनने का जो भी जर्नी था, ये एक ड्रीम था या प्रेशर था या आपका खुद का पैशन था, या आपने कैसे स्टार्ट किया? मैम, इट वाज अ मिक्सचर। ओके, कोई इसका क्लियर आंसर नहीं है। पैशन था बिकॉज आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी करियर चॉइसेस है, मैथ, साइंस एंड अकाउंट्स, फॉर सम रीजन जो अकाउंट्स है उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी रेजोनेट करती है। If you're in 9th or 10th standard, you cannot directly apply कि आप मैथ्स को कैसे अपने करियर में यूज कर सकते हैं, बट अकाउंट्स आई कुड थिंक कि भी इसको बिजनेस में इजीली अप्लाई किया जा सकता है। एंड देयर इज अ नेचुरल ग्लैमर ऑफ द प्रोफेशन बैक फ्रॉम व्हेन आई बिलोंग्स टू। तो इसीलिए सीए बचपन में मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया सीए के बारे में, तो बिकॉज ही हैड बिजनेस बैकग्राउंड। एंड ईयर ऑन ईयर मैंने एक दो सीएस को मिला। एक मेरे टीचर थे 11th क्लास में, उनको मैंने देखा, सो ग्लैमर बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू द सीए। ओके, सो आपका ये पैशन ही बन गया था, आपको इंटरेस्ट आ गया था? इंटरेस्ट आ गया था आफ्टर टाइम। सो जब आपने ये जर्नी कंटिन्यू करी, सो आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये नॉर्मल कोर्सेज की तरह तो नहीं है, ये बहुत ही अलग है? मैम, एक्चुअली क्या होता है कि सीए में 3 लेवल्स होते हैं। सीए फाउंडेशन, या पहले सीए सीपीटी कहते थे उसको, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के अंदर क्लोज हो जाती है आफ्टर द 12th। तो तब तक तो आपको लगता है कि हाँ, ये दिस इज जस्ट लाइक द 12th। बट सीए इंटरमीडिएट में आगे ना एक शॉक लगता है फर्स्ट 15 डेज इनटू द कोचिंग कि ये शायद कुछ गलत हो गया, ये कुछ डिसीजन शायद गलत ले लिया। तो वो एक शॉक लगा कि द सिलेबस वाज मे बी 20-30 टाइम्स मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। एंड फिर लगा कि शायद मे बी ये पैशन वाला वो साइड पे रह गया। एंड देन आफ्टर दैट आई हैड टू डिसिप्लिन माई सेल्फ आफ्टर दैट, बिकॉज पैशन कैन ओनली टेक यू सो लॉन्ग। सो आफ्टर टाइम या आफ्टर लाइन यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ कि हाँ, ये मुझे चाहिए एंड मेरे को अपनी रूटीन इस हिसाब से रखनी है कि लॉन्ग टर्म में अचीव हो गोल। मुझे एक बात याद आई, वेल आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस कॉमर्स बैकग्राउंड। तो जब मैं बीकॉम कर रही थी ना, तो मेरे भी आसपास के कुछ फ्रेंड्स थे एंड दे वर लाइक कि हम भी सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट हमसे नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मेरे एक टीचर भी थे 12th में, तो वो भी कहते कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना वो डीमोटिवेशन मेरे अंदर बैठा और जो एक थॉट भी था ना मेरे अंदर सीए बनने का, वो सब हट गया। तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा आया कि लोगों ने आपको बोला हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं, आपको पुश डाउन कराओ, तो आप कैसे आपने उसको ओवरकम किया? मैम, सीए प्रिपरेशन इज़ अ वेरी लोनली बिजनेस। आपको प्रिपरेशन में स्पेशली अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है। सो जितना ज़्यादा आप सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा रखेंगे तो आपको वो उनकी एक कही हुई बात भी आपके पूरा दिन आपके कान में गूंजती रहेगी, घूमती रहेगी। सो व्हाट सीए स्टूडेंट्स यूजुअली डू कि वो अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, अपना सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रख लेते हैं। सो माय यूजुअल रूटीन वाज कि एक पूरे दिन में आई ओनली यूज्ड टू सी द फेस ऑफ द पर्सन हु वाज ब्रिंगिंग मी फूड। तो जो टिफिन वाला आता है, एंड अदर देन दैट मेरी कोई पेरेंट्स से एक आधी बार में बात हो जाएगी, अदरवाइज आई हैड जीरो सोशल इंटरेक्शन। सो एक्चुअली डिड नॉट मीट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर 5 to 6 years। सो दैट हेल्प मी। हाँ, जो माइंडसेट सीए में चाहिए होता है करने के लिए, और जो एक जनरल पब्लिक या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो नोन्स हैं, वो उनका जो ओपिनियन है या फिर उनका अगर कोई थॉट प्रोसेस है, वो आपके साथ कभी भी रेजोनेट नहीं करेगा। तो what always works best कि आप उनको अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई बात हो जाती है या कुछ अगर किसी से हो जाता है तो you have to filter that out as soon as possible।
otherwise it interferes with your routine. Basically you have to cut such people out of your life. You have to cut such people out of your life. There is no other option. लोग तो बात करते ही करते हैं। Ma'am, you cannot change anyone. Okay, तो प्रेशर की बात पे अगर हम आए गए हैं या फिर आइसोलेशन की बात पर आ गए हैं, एज पर योर एक्सपीरियंस डू यू रियली थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है व्हेन इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनिशियली यू सेड के जो आपका फर्स्ट फाउंडेशनल एग्जाम होता है उसके बाद तो चीज़ें आर चिल, बट सेकेंडली जब आप इंटरमीडिएट पर आते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मैम एक्चुअली द थिंग इज़ कि अगर आप सक्सेस के पैरामीटर्स किसी भी इंडस्ट्री में देखें, बी इट बी बिजनेस, बी इट बी आफ्टर स्टडिंग, अगर कोई प्रोफेशनल अपनी लाइफ में करियर में एफर्ट कर रहा है, लीगल प्रोफेशन में कर रहा है, आईटी में कर रहा है, सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे टू हैव अ ब्रेक थ्रू 8 से 10 घंटे हर इंसान को काम करना पड़ता है, बी इट बी इन द करियर या बी इट बी ड्यूरिंग द स्टडीज़। सो सीए में कुछ ऐसा है कि वो उसमें एंटर करने के लिए ही आपको वो अपनी वर्क रेट को 10 घंटे तक लेके आना पड़ता है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक लेके आना पड़ता है। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि सीए प्रेशर है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने आप को इतना बांध लिया कि आप 10 to 6 आप अगर बैठ के इफ़ यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ टू द स्टडीज़ एंड यू आर हैविंग अ रूटीन, फिक्स रूटीन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट अटेंडिंग एनी मैरिजेस, यू आर नॉट गोइंग टू एनीवन, सो इन द लॉन्ग रन प्रेशर है, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। It all depends कि आपका work rate क्या है. It all depends on the work rate. Intelligence does not matter in the CA. So you said कि you should cut people off और अपने आप को basically एक कमरे में बंद करके, एक कमरे में बंद करना पड़ता है। 5 साल आपकी लाइफ के you have to cross from the calendar. How can you manage your mental terms? आप सोशली इंटरेक्टिव नहीं बन पा रहे हो तो वो भी तो एक प्रॉब्लम होती है। मैम दैट इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ डूइंग सीए, एंड आफ्टर सीए क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारे सीएज वो इंडस्ट्री में सक्सीड नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई दे गो टू जॉब, बिकॉज जो स्किल्स आप सोशल इंटरेक्शन से सीखते, नेटवर्किंग से सीखते हैं, यू लैक इन ऑल ऑफ दोस। बट हाँ, दैट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग टू बिकम टेक्निकली सो ब्रिलियंट देन अदर्स कि लॉन्ग टर्म में आप वो स्किल्स को कैचअप कर भी लोगे आफ्टर क्वालिफाइंग, तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये मैं बिल्कुल ये एक ड्रॉबैक है कि जो हमारा प्रोफेशन है वो इतना थ्योरी हैवी है और इतना ज़्यादा उसमें मोन्यूमेंटल सिलेबस है कि वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटरेक्शन से सीखने वाली चीज़ें हैं वो रह जाती है। और हाँ, इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो यू हैव टू फाइंड थिंग्स दैट यू नो कीप यू सेन। फॉर मी वॉचिंग मूवीज वॉज देयर, सो आई वॉज लाइक आफ्टर फ्रॉम 10 to 6 I was studying, and after 8 or 9 o'clock I was watching movies, two movies every day. So you know, in a year I had covered around 700 films. So that was one thing. I also was engaged in studying and playing chess. So I took up chess during my studies, and I used to compete in tournaments as well. So that was another thing which helped, you know, keep the mental balance and, you know, minimize the stress. You can only manage it. You cannot avoid it. If you are doing something, you know, 8 to 9 hours every day and you are doing it continuously month after month, पेपर आता है, फेल होते हो। सीए में ऐसा इशू है कि आप देयर इज एलिमेंट ऑफ लक इन सीए। ओके, मैं बताता हूँ कैसे कि अपनी मेरी तो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, मेरे एक फ्रेंड है जैसे, उनकी हार्डकोर स्टोरी है। सो 1-2 उन्होंने अटेम्प्ट्स में इतना ध्यान नहीं दिया पेपर का, तीसरे अटेम्प्ट में वो पूरा पढ़ के गए। ही वाज यू नो वेरी प्रोफिशिएंट कि मेरे को सारा कुछ आता है। एंड मैम एक सब्जेक्ट है कोस्ट के नाम से, उसमें आमतौर पे सीए में क्या होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि 60-40 एनालिसिस या 80-20 एनालिसिस की ये हाई वैल्यू लो वॉल्यूम वाले जो चैप्टर्स इनको कवर कीजिए। सो उसके अटेम्प्ट में क्या हुआ, एक ऐसे चैप्टर में से पूरा पेपर आ गया 80-90 नंबर का, जिसमें से कभी 5 नंबर का पेपर नहीं आया पिछले 10 साल में। सो अगर आप कंपेयर करोगे कि हाँ वो अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जो उसी चैप्टर को करके गया तो बाय लक वो क्लियर हो जाएगा उसका वो चैप्टर। सो एक सीए में एक लक भी चलता है, एक एफर्ट्स भी चलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप कैन उसको एक बास्केट में नहीं रख सकते। राइट। सो सीए को सबसे टफेस्ट कोर्सेज में काउंट किया जाता है, बट आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टफ क्या है? सिलेबस, प्रेशर या फिर कुछ और? सिलेबस मैम, सिलेबस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक सेट ऑफ बुक्स आपने पढ़ ली, जो सिलेबस है आपने वो पढ़ लिया, सो इट गारंटीज कि यू विल बी एबल टू डू गुड एट द एग्ज़ाम, बिकॉज स्टडिंग इज़ डिफरेंट और एग्ज़ाम में उसको
फेस करना इज़ वेरी डिफरेंट। हम अगर पढ़ते हैं, सपोज हमने लॉ की 10 प्रोविजंस पढ़ ली, डिफरेंट अलग अलग एक्ट्स पढ़ लिए हमने, पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देंगे वो, और एक रियल लाइफ सिनेरियो देंगे, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्या एप्लीकेबल है इसमें, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। दे विल बी आस्किंग यू गिव अ लीगल ओपिनियन ऑन दिस। सो पढ़ना, सिलेबस की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है वो। आई थिंक कि आपकी जो कैपेसिटी एक नॉर्मल, अगर आप किसी बीकॉम से, आप किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम से आप कंपेयर करेंगे, अराउंड 5 to 7 टाइम्स सिलेबस ज़्यादा होता है, और टाइम 1/3 होता है उसमें। 3-4-5 साल का सिलेबस आपको 9 महीने में कवर करना है। सो मोस्टली सिलेबस, अगर आप उसके सिलेबस को पूरे कवर करके 2 बार रिवीज, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, सो इट गारंटीज या इट गिव्स यू गुड चांसेस इन द एग्जाम। सो ये पूरा सिलेबस 3 एग्जाम्स में डिवाइडेड होता है? हाँ जी। ओके, एंड सब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं इसमें? मैम, सीए फाउंडेशन जो पहला लेवल है, इसमें यूजुअली 12th बेस्ड ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ। राइट। सीए इंटरमीडिएट में थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कोस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गए, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ अलग अलग थे पहले, कंबाइन कर दिए बीच में इन्होंने। एंड कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट्स हैं और इनकी आगे ब्रांचिंग्स होती हैं बहुत सारी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के टूल्स हैं, पोस्टिंग में अलग अलग टूल्स हैं, अकाउंटिंग में अलग अलग टूल्स हैं, और उस हिसाब से सिलेबस को पढ़ना हुआ। ओके, बट आई फील लाइक एक प्रेशर भी होता है, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो फैमिली का हो, रिलेटिव्स का हो, क्योंकि आप खुद भी एक डाउट में रहते हो कि अगर हम सीए नहीं बन पाए तो फिर आगे हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को, आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, नेटवर्किंग नहीं बन पा रही है, तो फिर जॉब एंड करियर को लेकर वो भी एक अलग दिस इज अ वेरी बिग गैम्बल। उसका रीजन ये है कि मीनवाइल एवरीबॉडी एज इज क्वालिफाइंग फ्रॉम देयर डिग्रीज, यू नो, दे आर जॉइनिंग ऑफिसेस, दे आर मेकिंग सम इनकम, not a lot of income but some income, you are still studying, and it goes on to 6 years, 7 years, 8 years sometimes for a lot of friends. So वो एक बहुत बड़ा जो आप कह रहे हो कि it is the great gamble, because I have not seen anyone qualify a CA जो कभी भी plan B साथ में रख के चल रहा था। So आपने अगर plan B की एक mind में option भी रख ली, so it somehow helps you, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप अपने efforts reduce कर लोगे उसको देख के कि कोई बात नहीं, I have a backup, या I have a business, या I have something else. So CA में usually वो एक unforgiving mindset लेके चलना पड़ता है कि this is the only thing which I am going to do. तो मैंने usually तभी qualify होते देखे हैं, otherwise plan B वाला एक doubt, self doubt, it goes on till the last level, till the last step. आपका अगर फाइनल में एक ग्रुप भी रह गया एंड में, आई हैव सीन पीपल क्विट सीए इवन एट दैट लेवल, यू नो, किसी को कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, यू नो, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस मैनेज नहीं कर पाया लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट इज, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको मेडिकल प्रोफेशन से लिंक करके देख सकते हैं कि 8 साल 10 साल तक बेचारे पढ़ते हैं वो, और आफ्टर दैट देयर करियर स्टार्ट्स, दे स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 30, तो वो somebody from IT or somebody from different career group, legal profession group जो 24-25 से अर्निंग स्टार्ट कर चुका है, तो you know by then you know he may have a kid or two, so वो एक रहता है, एक इशू रहता है बहुत ज़्यादा। मैंने एक जगह से सुना था, like if you have not completed your CA, you can't complete your CA, you are a half CA, आप आधे सीए तब भी बन चुके हो, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर आप सीए को वो अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाए हो बनने का, बट स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर? मैम, इफ यू डेडिकेट योरसेल्फ टू सीए, यू नो, वेदर यू क्वालिफाई और नॉट, इट इज स्टिल वेरी रिवॉर्डिंग। उसका रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, इट सीज अ सेमी क्वालिफाइड सीए एंड अ सीए एट अ सेम लेवल, more or less, you know, the pay scale might differ. They would pay 1 lakh rupees to a fresher CA, you know, they will offer for the same job, they will also hire 60,000, 65,000 for a semi-qualified CA. So, इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉर्डिंग, इंडस्ट्री रिवॉर्ड करती है क्योंकि उसके पास सेम स्किल सेट होता है। लाइक आई सेड ना कि अगर यूपीएससी के अंदर किसी ने इंटरव्यू नहीं निकाला, यू नो, बट ही हैज क्रैक्ड द प्रीलिम्स एंड द मेंस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अगर मेंस भी निकाल के बैठा है और इंटरव्यू देने तक पहुंचा है, यू नो, ही मस्ट हैव समथिंग, कुछ कैपेबिलिटी उसमें होगी। तो वही जो एक माइंडसेट है वो सीए में भी चलता है। एक सेमी क्वालिफाइड सीए को, हाँ, इंडस्ट्री विल ट्राई कि हाँ, वी विल हैव टू एक्वायर दिस एसेट एज लो प्राइस्ड एज पॉसिबल, बिकॉज यू नो दे विल कॉन्स्टेंटली रिमाइंड यू आर नॉट अ सीए, बट आई थिंक कि इफ he is willing to work on himself, you know, he is willing to work on practical skills, the money making skills,
he can go into stocks, he can go into anything, financial management. Industry will never say कि नोटर्स चाहिए, और आपको उसकी वजह से कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी. वेरी You गुड. will still make very good money. अच्छा, जो स्टूडेंट्स होता है बेचारे हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, हाँ जी. तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो जिस वजह से वो हो नहीं पाता है? मैम यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उसको कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक अंडर एस्टिमेट करता है एग्जाम्स को हमेशा. बिकॉज बीच में उतर के पता लगता है कितना गहरा है. आपने सिलेबस देख लिया, आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ लिया, एंड यू थिंक कि यू नो द लॉ, यू नो द अकाउंट्स, बट वो जब एग्जाम सामने आता है और पेपर सामने आता है, पेपर को डिज़ाइन भी इस तरह से किया जाता है. मैंने एक बड़ी पेक्यूलर चीज़ मैंने नोटिस करी है, हमेशा पहले क्वेश्चन को इतना खतरनाक बना देंगे कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाए. और वो आप देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे, पीछे से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो इट वुड बी वेरी डार्लिंग क्वेश्चंस कि ये तो बिल्कुल आ जाएंगे मार्क्स अपने पास. सो मैंने कुछ फ्रेंड्स को क्या सजेस्ट किया, पेपर हमेशा उल्टा पढ़ना शुरू करो, पहला क्वेश्चन देखो ही ना. और वो हमेशा एक कहीं ना कहीं वो पहले ही नर्वस हो जाता है उसको देखकर. इट इज 3 घंटे के अंदर. मैम एक्चुअली सीए एग्जाम में ना एक चीज़, पेपर गिविंग इज अ डिफरेंट स्किल सेट, और पढ़ना एक अलग स्ट्रेटेजी है. लोग इसको फिगर आउट नहीं कर पाते. दिस इज आई थिंक 90% रीजन जिसका किसी का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ सीए में. मैं स्टिल कैमरा में चीज़ क्लियर कर दूँ, आई डू नॉट क्लेम कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई पेपर क्लियर हुआ है. I took 2 to 3 attempts on both levels, CA, inter and final. But I think मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि एग्ज़ाम देना एक अलग स्ट्रेटजी है, उसकी एक अलग प्लानिंग होती है. एसेंशियली वो एग्ज़ाम को अगर आप इन नॉर्मल सर्कमस्टांस करेंगे तो वो टीचर को भी करने में 4.5 घंटे लगेंगे उस एग्ज़ाम को. तो 4.5 घंटे वाले एग्ज़ाम को 3 घंटे में फिक्स करना, एंड दैट टू मेंटेनिंग रीजनेबल एक्यूरेसी, दैट टू मिनिमाइजिंग योर रिस्क, कि आप उसमें नोट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि आपके अननेसेसरी मार्क्स रिडक्ट ना हो. तो वो एक जो स्ट्रेटजी है वो लोग फिगर आउट नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो राइट नाउ एट दैट पॉइंट दे आर ओनली फोकस्ड ऑन स्टडीज. किसी के अगर फादर सीए हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, दे गेट द स्पेशल गाइडेंस ऑन डे टू डे बेसिस. उनके लिए मैं नहीं कह सकता हाँ उनको एक जनरेशनल एडवांटेज है. हाउएवर मुझे लगता है जो नए जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट में ये हिट करता है कि ये इसकी स्ट्रेटजी कैसे क्रैक करनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटजी है, हर लेवल पे अलग स्ट्रेटजी है. कोस्ट को तोड़ने का अलग तरीका है, लॉ को क्रैक करने का अलग तरीका है. तो वो तरीका जो है मुझे लगता है वो फिगर आउट या नहीं कर पाते, या उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं एग्जाम को, द प्रोसेस ऑफ एग्जाम. अगर इवन इफ आपको सारा पेपर आता है, अगर आप अटेम्प्ट 60 मार्क्स का कर पाए, सो हाउ वुड यू एबल टू हेयर कटिंग भी, अगर वो सीए में तो हेयर कटिंग होती है मैम. आपका अगर 5 में से 5 नंबर का बिल्कुल ठीक एग्जाम है, बिल्कुल मैच करता है, तब भी वो 1-1.5 नंबर काट के देंगे. तो वो हेयर कटिंग ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप. 5 क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स की 1-1 नंबर की हेयर कटिंग, 15 नंबर उठ जाएंगे उसी में. तो वो एक इशू है. सो यहाँ 2 कंसेप्ट्स आते हैं, एक तो हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क. ठीक है, हार्ड वर्क का वी ऑल नो कि ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट स्टफ तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट कितना वैलिड है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए? स्मार्ट वर्क मैम सीए में एप्लीकेबल है एट द टाइम ऑफ रिवीजन ओनली. ओके. स्मार्ट वर्क सीए में एक्चुअली अगर 2000 पेज का सिलेबस है, यू कैन नॉट बाईपास इट कि आप 2000 में से 1500 पेज का पढ़ लोगे, या आप एक समरी बुक पढ़ लोगे, किसी टीचर के नोट्स पढ़ लोगे. आई डोंट थिंक कि वो एक बहुत हेल्पफुल होता है. सो उसमें से अंगारों में से चलना तो पड़ता ही है, वो सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा ही. बट हाँ मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिवीजन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं. स्मार्ट वर्क में जो सीए में एप्लीकेबिलिटी है वो यही है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब आप उसको डेप्थ में कर रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट कि आप उसको रिवाइज कैसे करोगे. तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 20, 25, 30, 35 पेज की एक समरी, एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना कॉपी में शुरू कर देते हैं, विच दे विल यूज टू रिवाइज एवरीथिंग एट टाइम ऑफ एग्जाम. तो स्मार्ट वर्क सीए में यही एप्लीकेबल है कि आपके जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो कैसी कितनी एफिशिएंट है. बिकॉज नो मैटर आप कितना पढ़ के बैठे हैं, आपको सीए से पहले, एग्जाम से पहले 1 महीने में आपको 8 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, और 3 दिन के अंदर आपको 2000 पेज रिवाइज करने की एक स्ट्रेटेजी चाहिए. तो अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी आपकी अगर तैयार नहीं है, या आप अगर उसको फैक्टर इन करके नहीं बैठे हैं, सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. नो मैटर आपने कितनी भी डेप्थ में कोई चीज़ पढ़ी है, पर अगर वो 3 महीने पहले पढ़ी है, यू विल नॉट बी एबल रिकॉल
एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिकॉलिंग स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी तो बहुत इशू है एग्जाम्स में। अकॉर्डिंग टू यू हर एक सीए एस्पिरेंट के 24 आवर्स कैसे होने चाहिए? लाइक व्हाट्स द आइडियल प्लान? मैम आइडियली हमारे जो वर्किंग आवर्स हमें एक बार फिक्स करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सम पीपल आर नाइट आउल्स लाइक माई सेल्फ। तो मैं अपना आपको जो मेरी आइडियल रूटीन चलती थी मैं आपको बताता हूँ। सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 11 to 12 इन द आफ्टरनून एंड उसके बाद मेरा प्लान होता था कि आई हैव टू कवर द जो अपनी डेली रूटीन है उसको कवर करके एज फास्ट एज आई कैन मुझे जल्दी से जल्दी काम करने बैठना है। तो मैम स्ट्रेटजी ये होती है सीए की रूटीन में कि आपको जितने ज़्यादा, मेरे लिए जो स्ट्रेटजी थी कि मैं क्या करता था अपने आवर्स को डिलीट कर लेता था। आई एक्चुअली यूज टू सिट फॉर 15 और 16 आवर्स। मैं अगर दोपहर को 2 बजे बैठा तो सुबह 4 बजे तक बैठूंगा। बट वॉट आई यूज टू डू कि उन 14 घंटों में आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। यूट्यूब पूरा दिन चलता था, वो चेस चल रही होती थी, चेस बोर्ड लगा होता था, तो वो 2 चालें वहाँ चली, फिर एक क्वेश्चन कर लिया, फिर एक चाल और चली, फिर क्वेश्चन कर लिया, फिर किसी को कॉल कर ली। वो एक रूटीन मिक्स करके करना पड़ता है। मेरे हिसाब से क्या है, एक सीए स्टूडेंट की रूटीन में एक टारगेट ये होना चाहिए कि इफ़ यू हैव 30 days, इफ़ यू हैव 2 months फॉर अ सब्जेक्ट, सो यू हैव टू क्रिएट अ वीकली टारगेट। वीकली से आपको एक डेली टारगेट पे लेके आना है। तो आपको एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि आपने आज के दिन में क्या क्या क्लोज करना है, क्या क्या ख़त्म करना है, आपका आज का वर्क रेट क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से अपने स्लीप साइकिल को मैनेज करना है कि आप 10 घंटे 12 घंटे सोने लगेंगे तो पेपर कभी क्लियर नहीं होता। अपनी नींद 7 साढ़े 7 8 घंटे तक रख के और अपने बाकी टाइम को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। बिकॉज देयर इज़ नॉट अ गोल्डन स्ट्रेटजी, किसी के लिए भी नहीं है, गोल्डन रूटीन नहीं है। इट जस्ट व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि दे प्रेफर फोकस्ड स्टडी। दे विल वर्क फॉर 3 और 4 आवर्स और 4 घंटे में वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। देन दे वुड चिल, उसके बाद 3 घंटे दोबारा निकाल लेंगे। वो इस तरह से 6 घंटे 8 घंटे पूरे करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये थी, मैं डिलीट करता था। मैं 14 घंटे बैठता, उसमें से मेरा पर्पज़ ये होता था कि मुझे 8 इफेक्टिव आवर्स निकालने हैं। सो रेस्ट ऑफ द आवर्स मैं बुक्स के सामने ही होता था। आई वाज जस्ट बाइंडिंग माई सेल्फ टू द प्लेस ऑफ वर्क कि जितना ज़्यादा हो सके कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे कहीं कुछ और नहीं करना, बुक्स के पास बैठे रहो। एक स्ट्रेटजी थी कि किताबों के सामने बैठे रहोगे कभी तो शर्म आएगी कि ये करना है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो वही मुझे पुश करती थी। मेरे पास कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई फिक्स आपके पास कोई गोल्डन रूटीन है किसी भी सी स्टूडेंट के लिए। जस्ट व्हाट वर्क्स फॉर यू, कि आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, आपका गोल्स अचीव होने चाहिए डेली बेसिस पे। डेली की भी ऑर्ली बेसिस पे आपके कुछ ना कुछ होने चाहिए कि मुझे 2 बजे तक ये करना है, 5 बजे तक ये करना है। अपनी डेली वेरिएंस निकालनी पड़ती है कि मेरा क्या टारगेट था, मेरा क्या निकला है। जो घटा है दैट इज यू हैव टू गिव 30% 40% से वेरी कर रहा है, देन यू हैव टू मेक सम चेंजेस टू योर रूटीन कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो उसको कट ऑफ करके अपने एफर्ट्स और बढ़ाने हैं। तो ये एक रूटीन होती है। So basically आपको पूरा उसको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। You have to micromanage everything. Micromanage to the last minute. ओके। सो उस टाइम पे यू वर ओनली स्टडीइंग, आपके पास कोई कॉलेज नहीं था, नो साइड हसल, नथिंग। सो व्हाट इफ अगर एक स्टूडेंट पढ़ भी रहा हो साथ में, आप जॉब कर रहा हो एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सीए? नहीं मैम। अच्छा, उनके लिए रिकमेंडेड है ही नहीं? सीए नहीं होगी उसमें। अब जो जिस चीज़ में 8 घंटे चाहिए इफेक्टिव, आप अगर ऑफिस, हमारे लिए मैम सीए में क्या होता है कि सीए इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की इंटर्नशिप लगानी होती है। तो दैट इज़ इफेक्टिवली अ जॉब। आपको 8 से 9 घंटे 10 घंटे बैठना होता है। उसके बाद आपको घर आके पढ़ना भी होता है, क्लासेस अपनी, उसके साथ ही सीए फाइनल की क्लासेस इंटर्नशिप के साथ ही करनी होती है। बट मैम the level of exhaustion that will give you, my ideal routine was that कि सुबह मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, यहाँ चंडीगढ़ में 30 सेक्टर में बैठते हैं, शिव कुमार मौर्य सर। सो इट वाज लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड कि मैं किसी तरीके से उनके पास आ गया। एंड ही नेवर सेड एनीथिंग कि मेरे आने जाने के टाइम को लेके। मैं उनके पास बड़े आराम से सुबह 11 बजे भी पहुँचा हूँ, 11:10 पे पहुँचा हूँ। एंड शाम को 4 सवा 4 5 बजे मैं आई यूज टू निकल जाता था मैं, मतलब उन्होंने कभी रोका भी नहीं। आमतौर में तो सीए बिठाते हैं 8 घंटे 10 घंटे। बट मैंने क्या किया, उसके बाद शाम को 5:30 बजे मेरी क्लास होती थी पंचकुला में अकाउंट्स की, एंड रात को 6 से शाम को 6 से 9 की क्लास होती थी, 5 से 8 या 6 से 9 की। और उसके बाद 9:30 10 से लेके मेरे बार रिकॉर्डेड क्लासेस लॉ की होती थी, मैं वो लगाता था। तो रात को 1 तो वैसे ही बजाते थे, 1-2 घंटे फिर चेस वगैरह का कुछ करते।
तो दैट रूटीन विल कम ऑन अगर कोई जॉब के साथ सीए कर रहा है, बट वो उसका जो प्रेशर है, उसका जो शॉर्ट टर्म भी इम्प्लीकेशंस ऐसे होंगे कि आप 1 महीने 2 महीने भी उसको आप कंटिन्यू करो तो दैट विल डेफिनेटली टेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, यू नो। आपको स्लीप, आपको एंजाइटी डेली होगी, आपको एक एंजाइटी का इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है आपके लिए। बर्नआउट आपका जो है वो डेली बेसिस पे होता है, फिर दैट डज नॉट कम कि आपका वीकली बेसिस पे है। सो आई थिंक वो उस लेवल की परसिस्टेंस और रेजिलियंस मुझे लगता नहीं है कि इफ समबडी कैन पुल ऑफ, वो 5 साल तक पुल ऑफ कर सकता है, ये नहीं मुझे लगता। आई थिंक वो 6 महीने 1 साल कर लेगा, उसके बाद ही विल गिव अप। बिकॉज मैं 1-2 बंदों को जानता हूँ, ही ट्राई टू डू दिस, पर वो इन लॉन्ग टर्म दे सेटल कि यार मैं आई एम गुड एज अकाउंटेंट, आई वोंट कंप्लीट द सीए। मेरे हिसाब से जो 10 से 6 वाली जो आपकी एक एनर्जी है, यू कैन नॉट रेप्लिकेट दैट इन द नाइट। तो आपको वो एनर्जी चाहिए, दैट इज अ प्राइमरी एनर्जी जो आपको अपने स्टडीज में चाहिए टू क्रैक द सीए। ओके, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आपने देखा हो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत मेजर डिफरेंस होगा, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैम, थ्योरी और प्रैक्टिकल में स्ट्रेटजी का ही डिफरेंस होता है यूजुअली। हर स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल होता है, हर स्टूडेंट की एक लाइकिंग होती है कि थ्योरी, किसी को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। तो अब दिक्कत ये है कि देने तो दोनों ही हैं, पेपर क्लियर तो दोनों ही करने हैं। सो स्ट्रेटजी का कहीं ना कहीं मैम फ़र्क ये होता है कि थ्योरी आपको एट सम पॉइंट आपको एक रटनी ही पड़ेगी, मतलब इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू नो, यू हैव टू मग अप द थ्योरी, यू हैव टू मग अप द वर्ड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो थ्योरी में रेपिटेशन चलती है। ओके, मतलब एक बार करना, बड़ी डेप्थ में कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। आपने एक बार थोड़ा सा लाइटली कर लिया, बट आपने उसकी 4 रिविजन्स कर ली, दैट वुड हेल्प यू। प्रैक्टिकल में जैसे हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम का जो सच है वो प्रैक्टिस है, वैसे ही मैम अकाउंट्स में और इसमें है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने निकाले होंगे, उसके हिसाब से आपका माइंड के अंदर एक मेथोडिकल मैपिंग हो जाएगी कि एक इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कैसे करना है किसी प्रॉब्लम को। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी माइंड की। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने निकाले हैं, जितना बड़ा आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है, वो मैटर करता है। और दोनों ही सब्जेक्ट्स में एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि क्वेश्चन बैंक। बैक देन जब मैंने क्वालिफाई किया था और जब मैंने स्टडी करी थी मैम, उस टाइम पे क्या होता था कि एक 10 ईयर्स वो आते थे, 10 साल की कंपाइलेशन आती थी क्वेश्चंस की। सो और उस टाइम पे पेपर रिपीट भी होता था। आजकल नहीं होता, आजकल वो भी यही लगा के बैठ गए ICI वाले, वो कुछ भी मैच नहीं होने देते पिछले एग्जाम से। उस टाइम पे क्या होता था, पेपर्स में क्वेश्चंस हर 3-4 साल में कभी रिपीट हो जाते थे। सो 10 ईयर कंपाइलेशन लगा के ना, यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि मतलब व्हाट दे आर आस्किंग, या उनका ICI की सोच कहाँ तक जा रही है इस चीज़ में। सो दैट यूज्ड टू हेल्प। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में चलता है, एंड बट कोई ऐसा इसका कोई गोल्डन स्ट्रेटेजी नहीं है, यू हैव टू वॉक थ्रू इट। ओके, कोई रिवीजन हैक आप बताना चाहोगे? मैम, देयर इज नो रिवीजन हैक। मेरे लिए आज की डेट में जो रिवीजन हैक मेरे हिसाब से आज के टाइम में एप्लीकेबल है, जो मैंने CA फाइनल के एंड में भी यूज़ की है, अनअकैडमी के जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने सबने अपने रिवीजन लेक्चर्स एट द टाइम ऑफ पेपर्स जो है वो 15-20 दिन पहले निकालते हैं, एंड इवन 12 और मैराथन्स भी चलाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। जो उसके कुछ टीचर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर आप वो 12 घंटे का सुन लेते हैं और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि अगर वो एग्जाम में आ जाता तो मैंने उसमें कुछ तो लिख के आना है, क्या लिख के आना है। राइट। मतलब ब्लैंक छोड़ने से अच्छा क्या होता है, कुछ लिख के आओ। उसमें बहुत बार क्या होता है, तुक्का लग जाता है। पेपर चेकर इज ऑल्सो ह्यूमन। सो वो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ टच हो जाएगा। और बहुत बार क्या होता है, मैराथन्स जो है इट इज़ वेरी गुड वे टू रिवाइज जस्ट बिफोर एग्जाम्स, और फ्री के मैराथन आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, देन व्हाई वुड यू नॉट डू इट। तो मैराथन्स में सो यूट्यूब एंड ऑनलाइन स्टडीज पर अगर हम आए गया, हाँ जी, तो आज की डेट में देयर इज अ वाइड स्कोप, बट जो अपने ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स चलते आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर सीकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? मैम, जब मैंने भी कोचिंग ली थी, मैंने तब भी कभी ऑफलाइन ली नहीं, बिकॉज जो टू बी ऑनेस्ट जो ट्राई सिटी में भी टीचर्स हैं, दे आर गुड फॉर मे बी CA इंटरमीडिएट 1 or 2 सब्जेक्ट्स, बट जो क्वालिटी टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सिर्फ दिल्ली में। ओके। ऑल ओवर इंडिया मुझे नहीं लग, जयपुर में हो सकते हैं, 1-2 सिटीज़ में और हो सकते हैं, बट जो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सबसे बड़े टीचर्स दिल्ली में हैं। हर CA स्टूडेंट की एक ये होती है कि कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है कि मैं दिल्ली जाके कोचिंग लूँ। बैक इन 2016, 2017, 2018 जब मैंने स्टडी किया था, बट
वहाँ के टीचर्स क्या करते थे, सैटेलाइट के ऊपर अपने कोचेस को क्लासेस को ब्रॉडकास्ट करते थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ कनेक्शन इंटरनेट का इस तरह से दिया होता था कि रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग होती थी। एंड यहाँ पे उनकी क्लासरूम बनाते थे और उसके ऊपर एक प्रोजेक्टर के ऊपर क्लास चलती थी उनकी। सो दे यूज्ड टू गो सो स्लो अबाउट इट, इतना आराम से धीमे से समझाते थे कि वो 10,000 बच्चों को एक टाइम पे पढ़ा देते थे। सो इवन बैक देन जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तब भी मैंने ऑनलाइन ली है। उसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ टीचर्स अच्छे बहुत कम है। जो लोकल टीचर्स ऑफलाइन में आपको मोस्टली मिलेंगे टियर 2 सिटीज़ में, दे आर नॉट गुड अप टू द मार्क। 40-50 बच्चों की भी क्लास के अंदर मैंने देखा कि वैसी कोचिंग नहीं मिलती जैसी ऑनलाइन मिलती है। कोचिंग इज जस्ट 10%। तो आपको यू शुड गो फॉर द बेस्ट। ओके, तो ऑनलाइन ऑप्शन ऑनलाइन आर वेरी ऑन। एक्चुअली क्या हुआ मैम, कोविड से पहले तक प्राइसेस वर केप्ट हाई, क्योंकि ऑफलाइन कोचेज में कॉस्टिंग काफ़ी आ रही है और अच्छे टीचर्स जो थे ऑनलाइन आते नहीं थे। कोविड इज समथिंग जिसने सबको फोर्स कर दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। जितने भी टीचर टॉप नॉच फैकल्टीज थी जो कि ऑनलाइन को अवॉइड करती थी अपनी क्लासेस को कि हमारी कहीं लीक ना हो जाए, कोई रिकॉर्ड ना हो जाए, एवरीवन केम टू द ऑनलाइन। राइट नाउ वो सब बंद हो चुके हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस वाले बड़े बड़े सेंटर्स थे, 100% के अराउंड मुझे लगता है कि 99% तो मुझे लगता है कि टीचर सारे के सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। आपको सारे अच्छे टीचर्स जो पुराने भी हैं वो सारे ऑनलाइन मिलेंगे। सो आपको आज की डेट में कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रही। हाँ, नेटवर्क करने के लिए अच्छी सिटी में बैठना जरूरी है। अगर आप एक छोटी सिटी में जाके बैठ जाओगे तो आपको रियल लाइफ रिलेशंस बिल्ड नहीं होंगे। तो कोचिंग का उतना बेनिफिट था हमारे लिए कि रियल लाइफ कुछ लिंक्स और फ्रेंड्स ऐसे बन गए जो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। बट अदर देन प्योरली फॉर कोचिंग मुझे नहीं लगता ऑफलाइन का कोई ऐसा स्कोप रहा है। ऑनलाइन इज वेरी गुड राइट नाउ। सो लकीली अगर कोई भी स्टूडेंट एक एग्जाम क्लियर कर लेता है एंड वो सीए बन जाता है, तो स्टूडेंट से सीए बनने का सफ़र एंड जब नाम के आगे सीए लग रहा है तो वो मोमेंट कैसा होता है? मैम, जब मेरा ये मोमेंट आया स्टूडेंट से सीए बनने का, तब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही मुझे पता लगा कि मैं सीए बना हूँ, 1-2 मिनट में ही मुझे कॉल आया। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड एक्सपायर कर गया था, तो वो उसको 1-2 साल से इशू था टीबी का। पहले तो उसको एक बार हमने इलाज करवा के ट्रीट करवा के हमने 2019 में वो ठीक हुआ था। पर एट द टाइम ऑफ क्वालिफाइंग जस्ट 1 मिनट में उसका कॉल आया। तो आई वॉज वेरी मिक्सड कि मुझे आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, आई वॉज फीलिंग गुड। वो एक मिक्सचर सा ही हो गया। बट एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है मैम। आपको 1-2 महीने तो आपको विश्वास नहीं होता कि आप सीए बन गए हो। यू आर स्टिल इन द स्टूडेंट माइंडसेट। बट आई थिंक कुछ महीने लगते हैं, 5 से 6 महीने लगते हैं। इन लॉन्ग टर्म आप उस पर्सोना को आप पकड़ लेते हैं कि भाई आई एम अ प्रोफेशनल नाउ। हाँ, स्टार्टिंग में आपको कुछ फेक आउट करना पड़ता है कि भाई कॉन्फिडेंस फेक करना पड़ता है स्टार्टिंग में आपको, व्हेन यू आर फेसिंग द इंडस्ट्री, आप लोगों को मिल रहे हैं। बट आई थिंक इन लॉन्ग रन 5-6 महीने 1 साल लगता है। बट द नाइटमेयर्स नेवर गो मैम। मुझे भी परसों भी आया था एग्जाम दे रहा था मैं फॉर सम रीजन। ओके, सपने में एग्जाम दे रहा था तो स्टूडेंट माइंडसेट से प्रोफेशनल माइंडसेट में जाने में बहुत टाइम लगता है। 6 महीने से 1 साल इजीली लग जाते हैं। सो बिकॉज आपने बहुत साल से आप उसको, आपकी रूटीन ऐसी हो जाती है, 8-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं। सो आप हर चीज़ को उसी तरीके से देखते हैं, तो टाइम लगता है आपको। हार्ड स्किल्स से कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करने में, सेल्स स्किल्स पे फोकस करने में, कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने में। जस्ट बिकॉज आप अंदर से कॉन्फिडेंट है पर आपके चेहरे से नहीं दिख रहा, तो दैट डज नॉट क्लोज द डील फॉर यू। एक तो आइसोलेशन भी फैक्टर हो गया सबसे बड़ा। फीस नेगोशिएशन सबसे बड़ा जो एक वो है। अगर आपने फीस नेगोशिएशन आपको अर्ली ऑन नहीं आई तो क्या होता है कि आपके हम सीए जो अपने ईयर 1 में फीस लेता है वो पूरे लाइफ के लिए डिसाइड हो जाती है। सो आपने अगर किसी काम के 2000 ले लिए और आपने किसी काम से 500 ले लिया, तो आपको अगले 2000 क्लाइंट वो 500 ही देंगे। और आपने अगर वो एफर्ट करके 2000 वाले क्लाइंट्स पे आपने फिक्स रखा तो आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छी फीस डिसाइड हो जाएगी। तो ये अर्ली ऑन जो ये कुछ डिसीजंस हैं, चॉइसेस हैं, लेनी पड़ती है एंड स्टूडेंट माइंडसेट से निकलना पड़ता है। जो रहे स्टूडेंट माइंडसेट में ही उसको प्रैक्टिस को भी स्टडी की तरह ट्रीट करे, दे सफर इन लॉन्ग रन। बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ लाइफ कैसे चेंजेस आते हैं? मैम, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। मनी इज गुड। जब एक बार मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑन तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, आपका एक स्ट्रेस कम हो जाता है। Okay. आपका कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से आप दोबारा रिविजिट करते हो कि मेरे दोस्त कौन से छोड़े थे मैंने 6 साल पहले। आप उनको रीच आउट करते हो तो रिवाइव होता है। सो हाँ, वो लाइफ रिवाइव होती है आपकी मोर और लेस। आपने जो भी शौक, वो लोगों ने शौक दबा के रखे होते हैं। सो पीपल ट्राई टू एंजॉय अ लॉट।
पहले 1 साल में तो पीपल ट्राई टू एंजॉय। तो ये कि पहले 4 to 5 years तो पूरा रगड़ा मार लो, उसके बाद फिर लाइफ उसके बाद आप एंजॉय करने वाली है। 6 महीने आपको नहीं पता लगेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। 7th month से यू कैन डू सम बजटिंग। पहले 5-6 महीने तो आपको 1 लाख भी आया, आपको नहीं पता लगेगा कहाँ गया वो। दैट वुड बी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि डू सीए रियली अर्न अ वेरी गुड अमाउंट? मैम, एवरी सीए? I think any CA who has been qualified for at least 5 to 6 years, I think ideally they should be earning at least 2.5 to 3 lakhs even with zero sales skills. With good sales skills, if they are working with niche areas like loans and finances, high value litigation and merger and acquisition, international taxation, then that number easily can grow up to 1 crore for a CA, 9 to 10 lakhs per month for a CA who has really worked on sales skills, who has really worked on communication skills, who has networked with high net worth individuals. So मुझे लगता है 2.5 लाख से 10 लाख का एक रेंज है कि if you're really poor at everything, you have just created a volume of low fee clients, still 2.5 lakh 3 lakh per month for a CA 5 to 7 or 8 years old. And if you have really cracked the game and you are meeting a lot of people, you are trying a lot of things, and that number can go up to any amount. 10 lakh is also a small amount. CAs, I cannot take names. चंडीगढ़ 35 सेक्टर में, 22 सेक्टर में कुछ बड़े बड़े नाम हैं. सो जितनी एक हमारी पूरे साल की इनकम हो गई, आई थिंक दे आर टेकिंग मोर देन दैट इन वन सिंगल ऑडिट। ओके। एक सीए जिसके पास BSNL का ऑडिट है, वो आप क्या बात करेंगे उसकी फीस? हाई लेवल हो गया। जिसके पास BSNL का ऑडिट है, या जिसके पास रिलायंस के यहाँ के लोकल यूनिट की एक ऑडिट है, या जो यहाँ बैठ के लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है, सो देयर फी इज ऑलमोस्ट 40-50 lakhs तो एक ऑडिट की। तो एंड इन टर्म्स ऑफ जब हम कोचिंग लेते हैं या फिर एजुकेशन फेज में होता है तो हमारी फीस भी बहुत कम होती है, सो वी कैन से कि सीए का सबसे हाईएस्ट ROI है। डेफिनेटली मैम, खर्चा नहीं है सीए में। एक्चुअली द कॉस्ट इन सीए इज हार्ड वर्क। Even the money cost which was earlier there, that was purely not due to fee, but due to cost of living if you are living outside home. So right now, if you are managing your education from your home only, you are taking online classes, the cost can be as low as 1 to 1.5 lakhs for the 5 years. अगर आप घर बैठ के खाना खा रहे हो तो कोचिंग जिस चीज़ की फीस मैम FR की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फीस 20,000-22,000 होती थी बैक इन 2019, वो फीस घट के 5-6 हज़ार हो गई आफ्टर टाइम जब कोविड आया, बाकी चीज़ें आई। बिकॉज ऑनलाइन कोच क्लासेस में एक तो स्केलेबिलिटी है, मार्केटिंग कॉस्ट कम है, आपको बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है सेंटर मेंटेन करने की, आपने अगर पूरे इंडिया में 200 सेंटर मेंटेन किए हैं तो वो इशू खत्म हो जाता है। तो उनकी कॉस्टिंग कम आई, वो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट कर गया प्राइसिंग के ऊपर। तो जो बैक इन द डे कोचिंग 3-4 लाख की आती थी, आई थिंक आज की डेट में 1-1.5 लाख में यू कैन टेक अनअकैडमिक टीचर्स एंड दे आर वेरी गुड, और उनकी फीस बहुत कम है। Okay, so are online classes worth it? Very good, ma'am. They are very good. Right now, they are very good. Okay. क्योंकि coaching was never all about कि आपको वो पेपर क्लियर करवा के देंगे. It was always about कि वो आपको introduction दे देंगे. They would give a direction. वो आपको एक बार used to कर देंगे syllabus के. But to really to just know about thing and to have the thing exam prepared, the difference is covered by your own efforts. तो वो efforts तो आपको करने ही पड़ेंगे. No amount of coaching can replace that. तो ये चीज़ है। So hard work is the main Hard work is the main key. You cannot, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जॉब पर जाएं या फिर स्टिल प्रैक्टिस करें। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेस्ट ऑप्शन है? मैम, आई थिंक मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ओल्ड स्कूल थॉट है इसके बारे में कि यू शुड डेफिनेटली गो इनटू प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग। बट राइट नाउ आई थिंक द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। कंपनीज आर पेइंग वेरी गुड अमाउंट इन जॉब एज वेल। बैंकर्स से लेके IT कंपनीज हो गई, दे आर पेइंग वेरी गुड अमाउंट्स इवन टू फ्रेशर्स। बट आई थिंक इन लॉन्ग रन, इवन इफ यू आर इन जॉब, द प्रैक्टिस हैज इट्स ओन ग्लैमर। मैं बताता हूँ एक जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग एक डायलेमा क्या होता है। मैम, अराउंड 70 to 80% ऑफ द CA पास्ड आउट्स आर यूजुअली लोअर मिडल क्लास स्टूडेंट्स, which have financial difficulties, and with everything dragged on
the financial, all the marriage decision, everything Burden. which could have been taken at the age of 24, it has been already dragged on 3 to 4 years delayed. So even after that, if you're not making any money, that really depresses everyone revolved around you, even the parents. So एक पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है just after qualifying. And CA practice, ma'am, you have to understand कि year one, in my first year, in the first year practice scenario, in my case, I made almost 2.5 to 3 lakhs only in first year. All the time was, usually spent with, networking and everyone. The work was very less. So I had to take a different assignments, other, CFO position with 2 to 3 companies, where I was dedicating my time in the first year to just have a table where I can interact with the bigger players, as a part of CFO position of a company. I was able to interact with bankers, with the litigation advocates. I learned a lot of things. But I think कि प्रैक्टिस का एक सबसे बड़ा इशू होता है कि आप शुरू में 3 साल 5 साल पैसे नहीं कमाते हैं, 5 साल लगते हैं प्रैक्टिस को सेट करने में, जॉब के बराबर लाने में. जॉब में अगर 30 लाख कोई कमा रहा है, 30 लाख को कवर करने में, 35-40 लाख को कवर करने में 5 साल आराम से लगेंगे. वो जो 5 साल का हार्ड वर्क है, पीपल आर नॉट रेडी ओवर दैट. तो आफ्टर क्वालिफिकेशन दे वांट some money to flow immediately, ताकि आप you don't remain poor for very long time. तो that's why students go directly into job. But practice जो भी आज की डेट में pursue की जा रही है, पर वही कर रहा है जिनकी business background है, या फिर पेरेंट्स भी सीए हैं, या अकाउंट्स की बैकग्राउंड है. क्योंकि अगर आपकी कोई भी अकाउंटिंग लिंक है आपकी फैमिली का, दैट रियली हेल्प्स. द नेटवर्क इज ऑलरेडी देयर. यू जस्ट हैव टू यूज योर क्रेडेंशियल्स एंड वर्क विल स्टार्ट फ्लोइंग. बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग या प्रोफेशनल बैकग्राउंड, या आपकी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं जैसे मेरी है, सो प्रैक्टिस इज जितना एफर्ट मुझे लगता है सीए में लगा, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस में लग जाता है. क्रैकिंग एवरी सिंगल डील, नेगोशिएटिंग, trying to reach people out, taking follow up on leads. You almost feel like a salesman being a CA as well. But ये कि वो कहीं ना कहीं एक 5 साल का बर्नआउट पीरियड है, और आपको 5 साल जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं प्रैक्टिस को ग्रो करने में. सो इज इट सो कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो जाके आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी? लाइक अगर आप जॉब ना करके पहले प्रैक्टिस को प्रेफर करते हो, आपका बेस स्ट्रांग होता है ऑब्वियसली. मैम मैं आपको एक डिटेल्ड आंसर देता हूँ, थोड़ा सा ट्विक हो जाएगा. मे बी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन को आंसर सेमी तरीके से करें. नो वरीज. आपने अगर जॉब अज्यूम करिए, एक स्टूडेंट है, उसने जॉब ज्वाइन करी बिग 4 में. बिग 4 इज द टॉप 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग की. तो दे आर हैविंग ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री. बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है. अज्यूम करिए फ्रेशली क्वालिफाइड सीए उनके पास जॉब करने जाता है. दे वुड पुट यू इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सपोज करिए कि आप वहाँ पे बैठ के रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, तो 5 साल तक वही करते रहेंगे. मे बी 2-3 क्लाइंट्स आपको और दे देंगे, 4 क्लाइंट्स और दे देंगे. बट यू वुड बी फोकस्ड विद जस्ट मैनेजिंग एक्सेल एंड वर्किंग विद अ वेरी बिग डाटा विद लैक्स ऑफ एंट्रीज एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट. मे बी आप सिर्फ जीएसटी की रिकंसिलिएशन का एक पार्ट ही कर रहे हैं. मे बी आप सिर्फ एक्सपेंसेस को ही ऑडिट कर रहे हैं. यू वुड स्पेंड 3 years 4 years देयर. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी. कॉर्पोरेट पे काम करते हुए आपको कहीं ना कहीं उठने बैठने का ढंग आ जाएगा. आपको मेल्स का, आपको एक मेलिंग टेक्निक आ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग आ जाएगी. बट आप ये समझिए कि उसने ना 5 साल अगर जॉब में दे दिए वहाँ पे, अब वो उसका एक बजट बन गया 30 लाख 35 लाख 40 लाख का. ही कैन नॉट, अब वो जॉब से कभी भी निकल नहीं सकता. एंड उसका स्किल सेट ऐसा बन गया कि उसको स्टडी खत्म किए भी 5 साल हो गए. सो ही हैज़ एक्चुअली फॉरगॉट व्हाट ही स्टडीड 4-5 साल में. सो देयर इज, अब आपको, आपके लिए वो एक कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है कि आपको उसी सेगमेंट में, उसी एरिया में, उस बिग 4 की जगह नहीं किसी और के पास कॉर्पोरेट में काम करना आपके लिए एक मैंडेशन बन गया, ट्रैप बन गया. प्रैक्टिस में जो मैम फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि प्रैक्टिस में यू आर नोबडी सर्वेंट. राइट. ओके, आपको अगर मैं मंडे, मान लो मंडे हर कॉर्पोरेट्स को अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा, अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी. अगर मेरा मंडे को दिल ना करे, मैंने 2 बजे तक काम, मैं मंडे भी छुट्टी ले लूँगा, मुझे कोई क्या कहेगा. सो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक आपके लिए एक फ्रीडम है. एंड जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी वो बहुत बड़ा है. if you are in, if you are meeting right people and you are working extra efforts, making extra efforts in, in particular segments, mainly मेरे हिसाब से लोन्स, फाइनेंसिंग एंड रियल एस्टेट, जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्लीशे है और मुझे लगता है कि एनी
टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन नॉट बीट दीज टू. तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप इसमें कर रहे हो, मुझे लगता है यू कैन इजीली बीट अ कॉर्पोरेट सैलरी, दैट टू विद द फ्रीडम. सो मुझे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, प्रैक्टिस इज़ बेटर देन सीए. एंड कहीं ना कहीं एक अर्ली ऑन फ्रेशर सीए को एक प्रेशर होता है पैसे बनाने का, दैट्स व्हाई दे गो इनटू जॉब. बट इफ़ चाहे ज़मीन बेच के भी अगर आप कैपिटल डाल सकते हैं इसमें प्रैक्टिस में, और आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करें 2-3 साल 4 साल, इन द एज ऑफ आपने सिर्फ 5 साल नहीं कमाना, आपने 35 साल 30 साल काम करना टिल यू डाई. So you are setting that whole life story ahead of you in the first 5 years. So I think that the foundation should be practice. कि आपको long term में when you are 50, when you are 45, you know, you are not binded by some work routine of Monday to Friday, and you know you are working till 10 o'clock, 9 o'clock. मुझे लगता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहे हैं, everything is being managed by the phone, you have a team, you are running your own business. Right. So for how long you recommend to practice, like to continue practice? मैं प्रैक्टिस कंटिन्यूस टिल यू डाई. अगर आपने एक बार स्टार्ट कर ली तो चलती है फिर तो. इट इज़ नॉट लाइक इंटर्नशिप, जैसे सीए में आर्टिकलशिप होती है, तो प्रैक्टिस और आर्टिकलशिप सेम है, मेरा ये डाउट था. आर्टिकलशिप इज बेसिकली यू आर गोइंग टू अ प्रैक्टिसिंग सीए, यू आर लर्निंग एवरीथिंग दे हैव टू ऑफर फॉर 2.5 years. तो वो मैंडेटरी है. वो मैंडेटरी है फॉर क्लियरिंग एग्जाम. प्रैक्टिस इज लाइक एडवोकेट हैज ओपनड हिज ऑफिस, केसेस आर कमिंग, ही इज डूइंग द वर्क, ही इज रिसीविंग द फीस. नॉर्मल एडवोकेट जैसे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट सीए इज डूइंग. हाँ, जो सीए कंप्लायंसेस में है, मान लो तो कंप्लायंसेस हैपन एवरी ईयर, recurring revenue keeps happening from the same set of clients. And आप उन clients का काम करके दे रहे हैं, word of mouth से आपके जैसे जैसे network expand कर रहा है, आपका revenue expand करेगा. So practice is that कि you are there handling the compliances, you are looking at the law, the changes in the law, and you are doing the compliances of the businesses on their way. Traditional CA practice को आजकल outdated बोला जा रहा है, तो आप agree करते हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल agree करता हूँ. मैं बहुत easily. मैम उसका reason ये है कि आज की डेट में जो हम रूटीन काम ईयर ऑन ईयर करते थे, जिसके ऊपर एक सीए प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनली चलती थी, दे वर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स ऑडिट्स एंड बुक कीपिंग. दो ऑल 3 एरियाज आई थिंक इन लॉन्ग रन ये कम्प्लीटली रिप्लेस भी हो जाएंगे. और आज की डेट में भी जिस तरह के सोल्यूशंस आ गए हैं, क्लाउड अकाउंटिंग आ गई है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स इवन जियो इज ऑफरिंग वाज ऑफरिंग अराउंड टू फाइल ऑन ₹24. कहीं ना कहीं जियो ने भी, और बहुत सारे ऑनलाइन सोल्यूशंस फाइलिंग के भी आ गए हैं. टैक्स ऑडिट यू कैन नॉट मेक कंपनी एंड डू टैक्स ऑडिट, वो लीगली प्रोहिबिटेड है. बट मुझे लगता है कि जिस दिन वो कंडीशन हट गई, कहीं ना कहीं टैक्स ऑडिट का भी ऑनलाइन सोल्यूशन हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि मैम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो ऑटोमेट भी हो रही हैं, और द रीज़न है कि ऑल दिस वर्क्स फॉर नॉट अ वैल्यू एडिशन इनटू द बिजनेस. सो व्हाट इज हैपनिंग कि द फी इज नॉट इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 20 years. जो फीस 2005 में थी 2025 में भी वही है. सेम है. क्लाइंट्स फीस नहीं इंक्रीज करते, बट बिकॉज वैल्यू एडिशन नहीं हो रही कुछ भी, बट द वर्क कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो दैट्स व्हाई द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में रेवेन्यू वाज नॉट इंक्रीजिंग बट बर्नआउट वाज हैपनिंग. एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ानी पड़ रही है बट रेवेन्यू वाज नॉट इंक्रीजिंग. इसीलिए लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आज की डेट में जो पुराने बैठे हैं, दे आर डूइंग बिकॉज दे हैव फिक्स्ड क्लाइंटेल. बट आज की डेट में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को सेटअप करना इज प्योर सुसाइड फॉर अ प्रैक्टिसिंग सीए. यू हैव टू टैप इनटू अदर एरियाज. जितने ज़्यादा आप नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिटिगेशन इज वेरी गुड, लोन फाइनेंसिंग लाइक आई सेड इवन अर्लियर, एंड यू कैन डू ROC एज वेल. आप कंपनी कॉर्पोरेशन एंड रिलेटेड वर्क्स में घुस सकते हैं फॉर अ टाइमिंग, जब तक आपका बाकी काम नहीं चलता. आप फाइनेंशियल कंसल्टेशन में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जा सकते हैं विद मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं कि हाँ आप फंड मनी मैनेज नहीं कर सकते, बट यू कैन गिव एडवाइस कि हाँ आपको ओवरऑल कैसे अपने मनी को आपको मैनेज करना है, या आपकी जो ओवरऑल प्रूडेंस है एक्सपेंसेस को लेके वो कैसे चलनी चाहिए. कोस्टिंग के अंदर आप घुस सकते हैं. तो आपको एक नए नए एरियाज जो इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, आपको उनमें टैप करना बहुत ज़रूरी है. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो प्योरली कंप्लायंस बैक्ड थी, दैट वुड नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग रन. ओके, तो अभी ऑटोमेशन टूल्स भी आ गए हैं. बिल्कुल. किस तरह के टूल्स होते हैं मैम? ऑटोमेशन टूल्स की कोई डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी एज ऑफ नाउ नहीं है बुक कीपिंग में, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये एरियाज हैं, बुक कीपिंग है, लॉ है, दीज आर 0% एरर रेट एरियाज. आप इसमें अगर 1% का भी एरर रेट एज्यूम करेंगे, दैट हैज़ अ मोन्यूमेंटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन.
सो AI का अभी कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हुआ, इनडायरेक्टली मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ड्राफ्टिंग वर्क था ट्रेडिशनल इन लिटिगेशन ऑफिस, व्हाट वाज हैपनिंग कि अराउंड 1 or 2 पर्सन वर टेकिंग द डिक्टेशन, दे वर ड्राफ्टिंग, अनदर पर्सन वाज फाइनलाइजिंग द पेपर बुक्स, एंड थर्ड पर्सन वाज एनालाइजिंग द लीगल फ्रेमवर्क की ये जो रिप्लाई हम बना रहे हैं इसके जो केस लॉज हैं। सो मैंने एक एडवोकेट बठिंडा में बैठते हैं जुनेजा सर हैं, तो मैंने उनके ऑफिस का सेटअप देखा था। ही वाज प्राइमरीली डूइंग इनकम टैक्स लिटिगेशन, ही वाज चार्जिंग 1.5 lakhs फॉर अ नोटिस, तो द फी वाज वेरी गुड। और मैंने देखा जो उनका काम करने का तरीका, अराउंड जो 4-5 लोग कर रहे हैं वो सारा आप आज की डेट में ChatGPT से करवा सकते हैं। ड्राफ्टिंग इज डेड राइट नाउ, ड्राफ्टिंग की आपको जरूरत नहीं है। केस लॉ रिसर्च ChatGPT वाज नॉट एबल टू डू इन जनवरी। राइट नाउ परप्लेक्सिटी एंड ChatGPT कैन डू फैंटास्टिक केस लॉ रिसर्च। वो आप अगर सेम केस लॉ को, अगर आपको ऑथेंटिसिटी में अगर आपको लगता है कि यही हेलुसिनेशन हुई है, तो आप सेम केस लॉ को 2-3 AIs में डालकर देख लो, इफ दे कोरोबोरेट द केस लॉ इज गुड। तो जस्ट अगर हम सिर्फ एक लिटिगेशन ऑफिस का अगर हम लैंडस्केप देखें, तो जो एक 10-12 स्टाफ की एम्प्लॉइज की जरूरत थी वो घट गई है। हाँ, आपको काम को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, बट AI की इनडायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी है, आपके काम इजी हो जाएंगे। अगर एक ऑडिट डाटा को आपने एनालाइज करना तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आज की डेट में कोई डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं इन स्मॉल स्केल प्रैक्टिस या एक मीडियम स्केल प्रैक्टिस। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, ड्राफ्टिंग में, केस लॉ रिसर्च में एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में, बैलेंस शीट को एनालाइज करना है आपने, अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी, ड्यू डिलिजेंस करनी है, यू कैन यूज AI इन डिफरेंट एरियाज। तो अभी ज़्यादातर मैनुअली ही हो रहा है? अभी मैनुअली ही हो रहा है, बस आप मैनुअल टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग AI। ओके। आप फुली कहीं ना कहीं टेक ओवर में भी बहुत टाइम लगेगा, या अभी उसका एरर रेट है, AI हेलुसिनेट कर जाता है, गलतियां कर देता है AI। सो डू यू फील लाइक कि आगे आने वाले ईयर्स में देयर आर चांसेस कि AI से सारा कुछ कवर हो जाए? Ma'am, it will take easily 25 years. By then we had made the money we are want. तो तब तक हम म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न लेंगे उस पैसे की। So जब तक वो आएगा, आई थिंक वो नेक्स्ट जनरेशन वरी करेगी हमारे लिए। तो मुझे ऐसा कोई अभी रिस्क नहीं लग रहा। Even today, India is not yet that much digitalized or tech savvy. So people even today are relying on the generic reach या उनके existing contacts and the word of mouth. अगर किसी ने recommendation दी है, he would trust that more than a website. So वो चीज़ है इंडिया में अभी भी है, एंड मुझे लगता है कि ये चलेगी। अभी लोगों के हाथ में फ़ोन जस्ट अभी आए हैं, अभी तो जियो का इंटरनेट पहुंचा है अभी काफ़ी जगह, तो अभी उसको कैपिटलाइज करके पूरी जनरेशन एजुकेट हो रही है, और वो एजुकेट होके ईयर ऑन ईयर नई जनरेशन जितनी टेक सेवी होती जाएगी, आई डोंट नो, मे बी 15, 20, 25 ईयर्स। बट मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स को भी वो टाइम मिल रहा है 15 साल का टू अपग्रेड। तो प्रोफेशनल्स भी कहीं ना कहीं नए एरियाज निकालेंगे पैसे कमाने के। सो मुझे ये लगता है इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू क्रैक CA, यू आर डेफिनेटली इवन स्मार्टर टू मेक मनी। तो वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगे CA के लिए। तो ये फील्ड वाले लोग अभी भी बचे पड़े हैं देखा जाए तो। चलेगा मैम, मुझे नहीं लगता अभी सेल्स विल सर्वाइव, लीगल प्रोफेशन विल सर्वाइव, CA विल सर्वाइव, मेडिकल इंडस्ट्री विल सर्वाइव। इनको अभी खत्म करने, मतलब जो लीगल एंड CA फाइनेंस है, इनको खत्म करने में अगर 30 साल लगेंगे, तो डॉक्टर को खत्म करने में 50 साल लगेंगे। तो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें AI, आई डोंट नो AI अभी कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 60-70s में भी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत क्रेज था 60-70s में भी। बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आप उस चीज को बैक कर पाते। इवन इन 2000.com बबल के टाइम पे भी जो एक ऑल्टरनेट तरीका उसको देखने का वो ये था कि इंटरनेट विल टेक ओवर एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड, एम्प्लॉइज विल बी आउट ऑफ द जॉब्स। सो वो भी कैपिटलाइज नहीं हो पाया, और अभी भी एनवीडिया पैसे दे रहा है OpenAI को, OpenAI ऑर्डर दे रहा है पैसे वापस। वो बबल घुमा के 5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक तो आ गए हैं, बट आई थिंक वो फटेगा, एक बार बबल भी फटेगा और ये कंपनीज बहुत सारी बंद होंगी, 3-4 ही सर्वाइव करेंगी। अब ये फ्री का AI कितना दे देंगे? वो फ्लेक्सिटी इंडिया में फ्री में AI दे रहे हैं अभी आज की डेट में एयरटेल यूजर्स को, और उसको देखा देखी में गूगल ने निकाल दिया जेमिनी का कि हम जियो यूजर्स को देंगे। तो कब तक ये रेवड़ी कब तक चलेगी, ये देख रहे हैं अभी। एट टाइम कभी आएगा कि हमें उसकी कॉस्टिंग को जस्टिफाई करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इन लॉन्ग रन इट विल टेक ओवर, बट आई थिंक अभी वी आर इन अ बबल राइट नाउ, ये फटेगा अभी कुछ टाइम में। Amazing. Okay, so far we have discussed about the career and students कैसे prepare कर सकते हैं, but थोड़ा सा और अगर हम टेक्निकलिटीज़ में बात करें तो
व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मनी? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ट फॉर्म में अपनी मनी को, अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो उस पर? मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही होगी कि आपको मनी को कभी भी, मनी कैन बी doing a lot of things in your life, you know, it can be fulfilling your needs, your wants. लग्जरी भी लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे ट्रैवल कर रहे हैं, you can do a lot of things. But I think if you don't manage your money in an optimized way, you know, you can in long run you can really suffer from it. A lot of time people are, you know, going into corporate, making good money, but वो पैसे कमाने के साथ में लाइफस्टाइल को भी उस लेवल पे ले आते हैं. And at the end of the day, if a person is earning 6 lakh, he is spending 5.5 lakhs every month. They are not able even to manage a 50,000 rupees monthly SIP. So that locks him and कहीं ना कहीं उसको वो ट्रैप में फंस के रह जाता है, you know, paycheck to paycheck. तो मुझे ये लगता है कि एक बुक है बहुत अच्छी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, everyone should read it. And कहीं ना कहीं एक माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि you have to always plan for your retirement, even if you are in your 20s. So it is like you have to do one calculation. If you calculate a rupees 2,000 SIP from the age 20 to 30, and if a person too is doing a rupees 2,000 SIP from age 30 to age 60, you know, the first person which invested for first 10 years, he would have around 2.5 crores at the time of retirement. And the second person who invested for 30 years, he would have only 1.5 crore. So just starting investing early on, by 10 years, can I have a difference of 1 crore when it is compounded over the period of 40 years. So compounding is a magic. I think everyone should learn it. आपको बचपन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारे हाउस होल्ड्स में नहीं सिखाई जाती, या फिर कंपाउंडिंग नहीं सिखाई जाती. अगर आप कंपाउंडिंग को भी सीखें और आपको कंपाउंडिंग के सीक्रेट्स को पता लगे, सो द वर्ल्ड अराउंड यू इज कंपाउंडिंग मनी राइट नाउ. बैंक्स आर डूइंग इट, यू नो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स आर डूइंग इट, एवरीवन इज डूइंग इट. तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इफ यू आर नॉट टेकिंग अ पार्ट ऑफ योर इनकम आउटसाइड, यू नो, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू इक्विटी, बिकॉज सी द बैंक इज ऑफरिंग अराउंड 7%, suppose. Right. The inflation is eating away 6.5%. So you are standing over there with no income actually at all. Right. Everything will get expensive as you make money in a bank FD. So the Nifty is giving 15% returns right now, around last 30 years. So if a person can bare minimum, what they can do is they can invest into Nifty. It is safest out of every investment. Index investing is very good. आप 15% की भी एक जो ट्रेन है, अगर आप उसमें बैठ जाते हैं, still you will be beating the inflation. You would be earning 8-9% over that, and आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल कंपाउंड होने देते हैं पैसे को. It would really give you you know, something to fall back on. You know, in your emergencies, you don't have to beg anyone for money. You know, in case of financial emergency, अगर आपने एक business नया खोलना है, so you always had that safe cushion of liquidity behind you. So मुझे ये लगता है कि जो एक 30% is the sweet spot for retiring at the age of 60. If you want to retire 10 years before at the age of 50, you should invest 40%. अगर आपको मान लो चाहते हैं कि 40s में ही आपने रिटायर करना, you should be at least investing 50% of your income. आप इसको जिस भी हिसाब से मैनेज कर सकें, वो that is completely on the person. अगर आप यंग हैं, सो उस टाइम पे आई थिंक आप इन्वेस्टिंग को अगर आप बैक ट्रैक पे रख के अपने आप में पैसे इन्वेस्ट करें कि अगर आप 25,000 कमा रहे हो, उसको आपने 1 लाख तक लेके जाना है, सो वैल्यू एडिशन पे इन्वेस्टमेंट इज मस्ट. हाँ, आपने करियर सॉर्ट कर लिया अपना, यू आर राइट नाउ इन द अर्निंग फेज. सो मनी को मैनेज करना, अपने लाइफस्टाइल को हम्बल रखना और अपनी कैपिटल को एक्यूमुलेट होने देना, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग बेटर विद देयर लाइफ. और अगर आप अपनी पे स्केल टू पे स्केल, पेचेक टू पेचेक अगर आप फंसे रहेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू बी वेरी हैप्पी इन लाइफ. आई नो सम पीपल whose job is like, you know, they have to work at night, you know, they are sleeping in the day, something to do with the US and logistic business. So they are earning good money, 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh every month. But their life is not, you know, they are not feeling very good about it. Their body gets dehydrated. वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं बीच में. यू नो, दे प्लान्ड कि हम इसमें 1-2 साल, 2 साल, 2.5 साल पैसे कमा लेंगे एंड हम उसमें से निकल के कुछ और करेंगे. बट व्हेन द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर, यू नो, एक्सपेंस एपेटाइट. दे कुड नॉट कीप देयर
routine, humble, and be at a bare minimum. So what happened, they could not save anything, they could not invest anything, and right now they're in that trap. They have to make that money to sustain their EMIs and everything, or they're not happy with their life. तो मुझे ये लगता है कि if you are planning for a very long time, in whether in salary, whether as a businessman, whether with anything, you should be having some sort of corpus. You should be investing somewhere, anywhere, be it be RD only, be it be FD only. बट आपको अपने इनकम का एक हिस्सा निकाल के अलग रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टू हैव अ लॉन्ग टर्म सेफ्टी नेट बिहाइंड योर फैमिली. ओके तो ये मेरा सबसे बड़ा एक एडवाइजरी है कि आपको अपने पैसे को पैसा नहीं समझना. अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो SIP लेस करके ही समझो कि मेरी इनकम ही 60 रुपीज़ है, मैंने 40 रुपीज़ तो मेरा एक्सपेंस है. अगर आप SIPs को अपनी लाइफ में मैनेज करके मेंटेन कर सकते हैं तो आपको कोई भी यूट्यूब की एडवाइस या आपको कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं है. आप SIPs को मैनेज करें. गोल्ड इज़ वेरी गुड, इंडेक्स इज़ वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर गुड. अगर आप यंग हैं, 60% इन द इक्विटीज़, 20% इन द कॉर्पोरेट डेट और 20% इन टू गोल्ड. गोल्ड इसलिए ताकि आप करेंसी रिस्क को अवॉइड करें. जैसे इंडियन रुपी अगर डीवैल्यू हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, आपको उसके अगेंस्ट आपने हेज करना है, तो गोल्ड थोड़ा सा रखना जरूरी है. अगर आप 60-20-20 के इस रूल को भी फॉलो करते हैं, सो यू शुड बी डूइंग फार बेटर देन एनी पर्सन हु इज नॉट इन्वेस्टिंग. आपको लॉन्ग टर्म में आपका एक पोर्टफोलियो, सेल्फ सस्टेनिंग पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए. अगर आप अपनी 40s में और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, सो इट रियली हर्ट्स. आप अपने 20s में, राइट नाउ यू आर यंग, राइट नाउ यू कैन इवन वर्क हार्डर देन यू कैन मे बी वर्क इन 40s में इंसान चाहता है कि मेरे को शांति हो. बट इफ यू डोंट हैव द कॉर्पस, यू डोंट हैव समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी कंपाउंडिंग फॉर लास्ट 20 years, you would be stuck in the job cycle. So that is one of the advice I can give the audience. You should invest. You should invest. अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा. So what is the minimum age where a person should realize कि हाँ, now this is the time to plan like all my financial terms या फिर start investing? Ma'am, even when I was studying, I was still trying to. I used to give chess classes to one of my. I actually managed to crack a chess student from Singapore. So his parents were Indian, they were NRIs. But I used to make 300 rupees per hour, 300 to 400 rupees per hour. I used to take 2-hour sessions twice or thrice every week. So even that money, I was making 5,000 to 6,000. I was trying to save it. Wow. So even during the studies, I was getting very less money from the parents to manage the expenses, and the expenses were huge in Tri-City. I lived around 5 to 6 years in the Panchkula. So even then, I was able to save some money. I managed to cover my traveling expenses with my girlfriend with that month funds alone, and that portfolio was around 45 to 50,000 at the time when I qualified. Okay. So if I had zero income, still I managed 50-60,000 corpus, and कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि there is no age. You can always SIP starts from 10 rupees per day of SIP. आजकल तो from 100 rupees per easily month. कर सकते हो. 100 रुपया महीना सबके पास है. राइट. बच्चा भी पॉकेट मनी लेके उसको इन्वेस्ट कर सकता है. यू जस्ट हैव टू, अगर बच्चे को भी हमने ये सिखाना है, आप उसकी 100 रुपये की SIP लगा के आप उसको डिसिप्लिन दिखा सकते हो कि दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट. अगर आपने इसको 3 साल देखो बच्चे इन्वेस्ट किया, 3,000 रुपये का देखो 6,000 रुपये हो गया. सो दैट रियली किक्स इन. मैंने अपनी मदर की SIP चलाई, तो मदर वॉज इनिशियली स्केप्टिकल कि रिटर्न नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. अब वो मैजिकली आपको पता है गोल्ड ने रिटर्न दे दिया. सो शी इन्वेस्टेड 35-40,000, वो बढ़ के 80-90 हज़ार हो गया. सो राइट नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि बताओ लेना क्या है, अब लेते हैं, अब बाय करते हैं. तो ये है एक इसका SIP का भी एक चस्का होता है, ये देख के ही पता लगता है. बच्चों को जितना जल्दी आप कम एज में 12 years, 13 years, 14 years की एज में भी आप जितना छोटे एज से आप कंपाउंडिंग समझाइए, कंपाउंडिंग क्या होती है, एंड जो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यू हैव टू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. बच्चे भी समझ जाएंगे कि 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा भी समझदार होता है थोड़ा सा, अगर 5th से ऊपर आ जाता है 3-4 साल बाद. सो अगर आप थोड़ा सा उसको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन डाल दें अर्ली ऑन कि आपको अपने लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाना अपने इनकम के साथ, और बाकी चीज़ें आपको मैनेज करनी है बेस्ड ऑन योर ओवरऑल स्पेक्ट्रम कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आप बेस्ट मिनिमम में काम कर सकते हो उसमें करें और अपनी कैपिटल को बढ़ाएं. तो वो एक बच्चों को बचपन से अगर डिसिप्लिन दिया जाए तो मुझे लगता है कि इन लॉन्ग रन दे वुड रियली रिमेंबर यू कि आपने एक अच्छी एडवाइस दी. क्योंकि आई थिंक बच्चों को हमारे स्कूल में ये करिकुलम में होना चाहिए, बट हमारे स्कूल में बच्चों को कंपाउंडिंग नहीं सिखाई जा रही. कंपाउंडिंग सिखाई जानी चाहिए. बहुत अच्छी एक एडवाइस है मेरे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर को.
So that was all about the financial advices. Apart from that, अगर हम अपने मेन थीम पर आए जिसके Okay. बारे में हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, तो जितने भी हमारे सीए एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो मेरी एडवाइस जो नए सीए स्टूडेंट्स को लेके जो स्टूडेंट्स नए जितने भी सीए प्रोफेशन में अभी आ रहे हैं या इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोफेशन में राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। मेरे लिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम की गई करी मेरे केस में वो ये थी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू गेट इनटू द पर्सोना और माइंडसेट दैट यू आर अ सीए ऑलरेडी। बिकॉज सी व्हेन यू आर फेसिंग द एग्जाम एवरीथिंग इज ग्रे एरिया। उसमें आपको कुछ भी क्लियर नहीं लगेगा कि दिस इज समथिंग विच आई स्टडीड। सो इफ यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ पर्सोना दैट यू आर ऑलरेडी सीए, यू आर द सीए फ्रॉम द डे यू ज्वाइंड द डिग्री, तो आपको क्या होगा कि आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि एक बेस्ट पॉसिबल कोई भी प्रोफेशनल इसमें आंसर देगा, मैं भी अपनी नॉलेज के हिसाब से वही दूंगा। और ये एक स्ट्रेटेजी जो मेरे को डे 1 से लेके एंड तक मेरे लिए काम की है। मुझे लगता है कि आपको डे 1 जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यू आर ऑलरेडी सीए। यू जस्ट हैव टू कवर द पेपर वर्क यू नो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो इस माइंडसेट से आप काम करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। डिसिप्लिन का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपको डे 1 से ही अपने माइंड को डिसिप्लिन में लेके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अपनी रूटीन को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को दूर रखना पड़ेगा। अगर किसी स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में तो बहुत अच्छा है। आपको एक माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है ड्यूरिंग। आपके कुछ अच्छे 1-2 दोस्त हो सकते हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दे आर वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में रख के अपनी जर्नी को तय करनी है। एक बहुत सारा डर भी फैलाया जाता है कि मे बी सीए प्रोफेशन का लॉन्ग टर्म में ग्लैमर रहेगा या नहीं रहेगा, या पास रेट इतना इंक्रीज हो गया है तो सीए प्रोफेशन की कहीं डिग्निटी तो कम नहीं हो जाएगी। तो लेट मी अश्योर यू, मेरे हिसाब से 10 अगर कोई क्वालिफाई आज की डेट में स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उसमें से 8 जो है वो जॉब में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। और जॉब में एब्जॉर्ब होने के अगेंस्ट भी आप देखिए कि इंडिया में 60 साल लग गए 1 ट्रिलियन की हमें जीडीपी अचीव करने के लिए। 1 से 2 ट्रिलियन में लग गए अराउंड 5 से 6 साल, और उसके बाद 2 साल लगे 3 ट्रिलियन अचीव करने में। अब ये हर 2-2 साल में 1-1 ट्रिलियन ऐड होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब 1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है तो सीए की रिक्वायरमेंट भी ईयर ऑन ईयर डबल होनी चाहिए, बट वो नहीं हो रही। मतलब सीए स्टिल 10-15 हज़ार 20 हज़ार सीए ही साल के निकल रहे हैं, एंड दे आर बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द जॉब ओनली। प्रैक्टिस में बहुत कम सीए आ रहे हैं। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रैक्टिस इन लॉन्ग टर्म और आपको लगता है कि यू आर टेक सेवी, सो मुझे लगता है कि सीए स्टिल विल डू वेरी गुड ओवर द नेक्स्ट 50 years एंड इट्स स्टिल अ वेरी ग्लैमरस प्रोफेशन। आप सीए करिए, आपको एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। एक जो सोसाइटल स्टेटस आपको सीए देगी वो एनी अमाउंट ऑफ मनी, बिजनेसमैन को भी वैसा सोसाइटल स्टेटस एक्सेप्ट नहीं होता। पैसे तो सबके पास होते हैं, पर एक रुतबा जो है वो डिग्री से आता है। सो आई थिंक स्टिल यू शुड गो फॉर सीए। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कुछ भी है, यू कैन स्टिल रीच मी आउट ऑन सोशल मीडिया। आई एम हैप्पी टू हेल्प टू एनीवन। Thank you so much, Sahil, for joining us Thank and you for sharing the having me on the show. amazing insights. Thank you. बहुत lovely conversation थी, and thanks for coming. Thank you for having me on the show, ma'am.